सावधानी से रहना, एक दूसरे की मुसीबत में ढाल बन के खड़ी रहना। मुझे लगता है कि मेरा समय पूरा हो चुका है। याद रखना, तुम तीनों बहनों के पास जो जादुई क्षमता है उनके उपयोग करके समुद्रवासी को मदद करना। फिर उनके पिता का देहांत हो जाता है। वो तीनों बहनों के पास विशेष जादुई शक्ति थी। मणिमाला कहीं भी नए जीवन का संचार कर सकती थी। उसकी हंसी से सामुद्रिक प्रवाल चमक उठते थे और जहाँ भी उसके आंसू गिरते वहाँ ही एक नया पौधा जन्म लेता था। मुक्तमाला के पास भविष्य को देखने की शक्ति थी और उर्मिमाला के पास आत्माओं को देखने की क्षमता थी और जरूरत पड़ने पर उनसे बात भी कर सकती थी। ऐसे ही एक दिन तीनों बहन समुद्र की यात्रा पर निकली थी। ये क्या? मुझे आभास हो रहा है कि कुछ ही पल में समुद्र में एक भयानक सुनामी आने वाली है और इससे हमारा ये राज्य पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि कई समुद्री जीव और जल परियां भी मारी जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो मुक्तमाला? फिर तो हमें अपने राज्यवासी को सतर्क करना चाहिए और ये राज्य छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर वो राजा के पास जाके आने वाले संकट के बारे में बताते हैं। क्या हम अपना राज्य छोड़कर चले जाए? कभी नहीं। ये सभी मन बनाई कहानी मैं विश्वास नहीं करता। ये जरूर तुम्हारी कोई चाल है। हाँ, ये जरूर कोई छल करके हमें हमारा राज्य से निकलकर स्वयं राज सिंहासन हड़पना चाहती है। और मैंने सुना है कि तीनों बहनों के पास जादुई शक्तियाँ हैं। अभी इन तीनों बहनों को समुद्र राज्य से निकल देना चाहिए। फिर सभी मिलकर तीनों बहनों को अपमान करके उन्हें समुद्री राज्य से बाहर निकल देते हैं। वो तीनों बहनें रोते हुए अपने समुद्र राज्य छोड़कर बहुत दूर एक नदी किनारे आ पहुंचती है। अब हम क्या करें दीदी? कहाँ जाएं? इस समुद्री राज्य में कोई भी हमें पसंद नहीं करता। सभी हमें गलत समझते हैं। चिंता मत करो बहन, माँ की दी हुई इस जादुई मोती के मदद से मानव रूप धारण करके स्थल भाग में रहेंगे और हमारी जादुई शक्तियों की मदद से यहाँ के लोगों की मदद करेंगे। ये देखकर हमारी माता पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। फिर वो तीनों बहनें जादुई मोती की मदद से मानव रूप धारण कर नदी के किनारे चलने लगती है। फिर कुछ दूर आगे बढ़ते ही हाय हाय हाय, ये मेरा क्या सर्वनाश हो गया। हे भगवान, ये आपकी कैसी विचार है? क्या हुआ? अब इस तरह से बैठकर रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटी, मैं एक असहाय पिता हूँ। मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है। सोचा था फसलें बेचकर बेटी की शादी करवाऊंगी, लेकिन बारिश ना होने के कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवाऊं? कुछ समझ नहीं आता। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके खेत की सारी फसल बिल्कुल ठीक कर देती हूँ। ये कहकर मणिमाला वहाँ बैठ के नष्ट हुई फसलों को छूकर मन ही मन मंत्र जपने लगती है और देखते ही देखते खेत की नष्ट हुई फसल फिर से पहले जैसी हरी भरी हो जाती है। ये क्या? ये कैसे संभव है? बेटी, तुम तो साक्षात भगवान हो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि आज एक गरीब पिता को तुमने कितनी मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये कहकर वो किसान वहाँ से चला जाता है। मणिमाला, मुक्तमाला और उर्मिमाला तीनों बहनें गांव के पास एक जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगती है। एक दिन सुबह नहीं, मैं अब कोई बात सुनना नहीं चाहता। तुम्हारे पिता ने मुझसे जो उधार लिया था उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते 3 गुना हो चुका है। मैं सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो ये घर जमीन छोड़कर तुम्हें जाना पड़ेगा। आपके पैर पकड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरा परिवार सड़क में आ जाएगा। और कुछ दिनों का समय दीजिए, सारे उधार चुका दूंगा। लेकिन जमींदार उसकी एक ना सुनता
और वहाँ से चला जाता है। तभी दुलाल आंगन में बैठकर रोने लगता है। अब रो मत, भगवान है, देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक उसी समय उसी रास्ते से उर्मिमाला जा रही थी। रोने की आवाज सुनकर दुलाल के पास जाकर बोली, क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? शायद अब हमें ये घर जमीन छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे पिता ने जमींदार से कारोबार के लिए उधार लिया था। जमींदार के उधार चुकाने से पहले पिताजी गुजर गए। अब जमींदार उसका 3 गुना पैसा हमें वसूलना चाहता है। अगर पिताजी माँ की गहनों की बक्सा कहाँ है ये बता के जाते तो उससे हम सारे कर्जा चुका देते। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से बात करवा दूंगी। वो कैसे मुमकिन है? पिताजी तो मर चुके हैं। मेरे पास एक जादुई शक्ति है। मैं आत्माओं को बुलाकर उनसे बात कर सकती हूँ। उनकी बात मैं समझ सकती हूँ। आज रात मैं तुम्हारे पिता की आत्मा को बुलाकर तुम्हारे साथ बात करवा दूंगी। इसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है। तब उर्मिमाला दुलाल के पिता की आत्मा को स्मरण करती है। ठीक तभी दुलाल के पिता की आत्मा वहाँ प्रकट होती है। पिताजी, आप सच में आए। पिताजी, आप हमें इस मुसीबत से बचाइए। हाँ दुलाल, मुझे पता है कारोबार की नुकसान की वजह से चिंता करते करते मेरा मृत्यु हो गई। तो चिंता मत कर, हमारे घर के पीछे जो पुराने मंदिर है उसके सामने एक नीम के पेड़ के नीचे तेरी माँ की गहनों की बक्सा है। तो उसे निकाल के जमींदार की सारी उधार चुका देना। ये कह के दुलाल के पिता के आत्मा वहाँ से अदृश्य हो जाती है। फिर दुलाल वो गहनों की बक्सा उठाकर जमींदार की सारा कर्जा चुका देता है। आप कौन है हमें पता नहीं, लेकिन आज जिस तरह से हमें मदद किए उसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह तीनों बहनें अलग अलग तरीकों से गांव वालों की मदद करने लगती है। लेकिन एक दिन दीदी, हमें तुरंत समुद्र तट की ओर लौटना होगा क्योंकि हमारा समुद्र राज्य भयंकर संकट में है। हम वहाँ वापस कैसे जाएं? समुद्री राज्य में कोई भी हमें पसंद नहीं करता। उन्होंने हमें वहाँ से निकल दिया था। मैं भविष्य देख रही हूँ कि वो खतरे में पड़ने वाले हैं। भले ही उन्होंने हमें राज्य से निकल दिया था, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सतर्क करें, उनकी सहायता करें। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मुक्तमाला, हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए। फिर वो नदी किनारे जाकर जादुई मोती की मदद से फिर से जलपरी के रूप धारण करके नदी के रास्ते अपने राज्य की ओर जाने लगते हैं। और जाते वक्त वो मिलते हैं। ये क्या लाल मछली, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? जलपरी मणिमाला, तुम सब इतने दिनों तक कहाँ थे? हम सब ने तुम्हें कितने जगह पर खोजा, लेकिन कहीं भी नहीं मिले। पता है, तुम लोग जाने के बाद हमारे राज्य पे एक भयानक सुनामी आई थी और उससे हमारे राज्यों को बहुत नुकसान होता है। बहुत जलपरिया मर जाता है। मैं इस खतरे के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है जलपरी मुक्तमाला। इसके बाद पूरे जल राज्य ने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम तीनों सभी को माफ कर दो और जल राज्य में वापस चलो। हमें समझ आ गया तुम तीनों की जादुई शक्ति हमें रक्षा कर सकती है। ये कहते हुए लाल मछली जलपरियों को उनके राज्य वापस ले जाती है। राज्यवासी भी अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे क्षमा मांगते हैं। इसके बाद से सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। बिना देर किए नागिन जलपरी का एक अंडा उठाकर पानी के ऊपर चली आती है। फिर नदी के पानी से बाहर निकलते ही गर्मी के बीतते ही जैसे ही बारिश का मौसम आया, नीले सागर की गहराई की खूबसूरती भी अत्यंत सुंदर और मनमोहक हो गई। देखिए रत्न कुमार, बारिश का मौसम आते ही हमारे नील सागर का माहौल कितना खूबसूरत हो गया है। पानी की स्वच्छता और भी बढ़ गई है। चारों ओर रंग बिरंगे सुंदर रंगीन प्रवाल से भर गया है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो जलपरी मणिमाला।
बारिश में हमारा सागर राज्य स्वर्ग राज्य जैसा ही सुंदर हो जाता है। रत्न कुमार, आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। जल्दी बताओ जलपरी मणिमाला, मुझे अभी खुशखबरी सुनने की इच्छा हो रही है। मैं अंडे देने वाली हूँ और आप पिता बनने वाले हैं रत्न कुमार, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। पहली बार हमारे बच्चे होने वाले हैं। मैं पिता बनूंगा और तुम माँ बनोगी। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन रत्न कुमार, मणिमाला, क्या तुम किसी चीज को लेकर चिंतित हो? हर बरसात में जलपरियां अपने अंडे देने के लिए इस सुंदर सागर राज्य के खरे पानी को छोड़कर मीठे पानी की नदी में प्रवेश करती है। वहाँ जलपरियां अंडे देती है। नदी में अंडे देने जाते समय स्थलभाग के जीवों के द्वारा हर साल किसी न किसी जलपरी के साथ कोई न कोई दुर्घटना हो ही जाती है। तुम चिंता मत करो जलपरी मणिमाला, मैं तुम्हें और तुम्हारे अंडे को रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। बरसात के मौसम के साथ साथ मेरे अंडे देने के समय भी आ गया है। हमें आज ही नदी की ओर निकलना होगा। मणिमाला और रत्न कुमार नीले सागर को पार करते हुए एक निर्जन शांत नदी में प्रवेश करते हैं। फिर वो दोनों एक महफूज जगह देखकर वहाँ अंडा देने का निर्णय लेते हैं। लेकिन इस नदी के ऊपर एक विशाल गहरा जंगल था। इस गहरे जंगल में आमतौर पर कोई इंसान नहीं आता था, इसीलिए जंगली जानवर निर्भय होकर इधर उधर घूमता था। ये बारिश कब खत्म होगी क्या पता। बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रहा है। इधर मेरे अंडे से अभी अभी छोटे छोटे बच्चे जन्म ली है। बारिश हो रही है और मेरा मिट्टी का घर गीला होकर नष्ट हो रहा है। अगर इस बारिश के कारण बाढ़ आ गई तो मेरे सभी बच्चे पानी में डूबकर मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? फिर इच्छाधारी यक्षिनी नागिन अपना रूप बदलकर एक काला सांप बन जाता है। फिर अपने मिट्टी के घर में प्रवेश करती है। डरो मत बच्चे, जंगल में बाढ़ आ गई तो भी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब सो जाओ, सुबह मैं फिर शिकार पर निकलूंगी। इस बारिश में शिकार करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इच्छाधारी यक्षिनी नागिन अपने मिट्टी के घर में ही सो जाती है। लेकिन आधी रात को भारी बारिश के कारण जंगल में भयंकर बाढ़ आ जाती है और बाढ़ में नागिन का मिट्टी का घर डूबकर उसके 3 नवजात बच्चे मर जाते हैं। फिर धीरे धीरे रात ढल के सुबह हो जाती है। ये क्या अनर्थ हो गया। मैं फिर से संतानहीन हो गई। हर बरसात में मेरे बच्चे बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाते हैं। काश मेरे बच्चे भी पानी के नीचे सांस ले सकते तो वो इस तरह नहीं मरते। मुझे कुछ करना ही होगा। ये कहकर यक्षिनी नागिन जंगल में नए घर की तलाश में निकल पड़ती है। दूसरी ओर इस जंगल के पास की नदी में मणिमाला जलपरी 2 अंडे देती है और ये देखकर रत्न कुमार कहता है, मैं बहुत ही जल्द पिता बनने वाला हूँ मणिमाला। मैं कितना खुश हूँ ये तुम्हें बता नहीं सकता। लेकिन मेरी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई है। जब तक मेरे अंडे से बच्चे नहीं निकलते और जब तक हमारे बच्चे के साथ हम नील सागर वापस नहीं जाते, तब तक मेरी चिंता कम नहीं होगी। चिंता मत करो मणिमाला, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमारे पास जादुई मोती भी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रत्न कुमार, और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन इस नदी में हमारे खाने लायक तो कुछ भी नहीं दिख रही है। खाने की चिंता मत करो, चलो जादुई मोती की मदद से हम मानव रूप धारण करके जमीन की जंगल में जाकर स्वादिष्ट फल लाते हैं। ये कहकर जलपरी मणिमाला और रत्न कुमार नदी के ऊपर जाकर जादुई मोती की मदद से मानव रूप धारण कर लेते हैं। तभी
यक्षिनी नागिन रत्न कुमार और मणिमाला जलपरी को इस तरह से रूप बदलते वो चुपके से देख लेती है। फिर रूप बदल के वो दोनों जंगल के रास्ते चलते हुए एक अनार के पेड़ के पास पहुंचते हैं। देखो मणिमाला, ये अनार का पेड़ है। ये फल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने जीवन में पहली बार पानी की बाहर वाली दुनिया देख रही हूँ। बचपन में पिता से स्थल भाग की सुंदरता के बारे में बहुत सुना था, लेकिन अब इसे अपनी आँखों से देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया। पानी की बाहर वाली दुनिया देखकर तुम्हें इतना अच्छा लगा, तो इस स्वादिष्ट फल को खाकर देखो, तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। ये कहकर रत्न कुमार एक अनार उठा के मणिमाला के हाथ में देता है। फिर वो दोनों अपने अंडे और आने वाले बच्चे के बारे में कई योजनाएं बनाते हैं, और ये सारे योजनाएं नागिन एक पेड़ के पीछे छिपकर सुनती रहती है। वो क्या कह रहे हैं? पानी के नीचे इच्छाधारी जलपरी ने 2 अंडे दिए हैं। पानी के नीचे ही उनके बच्चे जन्म लेंगे और उनके बच्चे पानी के नीचे ही सांस लेंगे। अगर ये दोनों इतनी मायावी शक्ति की अधिकारी है, तो उनके अंडे भी मायावी होंगे। ये सोचकर यक्षिनी नागिन जलपरी के अंडे चुराने का निर्णय लेती है। फिर वो नदी के पास जाकर नदी के पानी में डुबकी लगाकर गहरे पानी में जलपरी के अंडों को खोजने लगी। तभी उसकी नजर एक पत्थर के पीछे 2 चमकते हुए अंडों पर पड़ती है। ये 2 अंडे निश्चित रूप से वो मायावी जलपरी के अंडे हैं। इतने चमत्कार और सुंदर अंडे किसी और जल जीव के हो ही नहीं सकते। बिना देर किए नागिन जलपरी का एक अंडा उठाकर पानी के ऊपर चली आती है। फिर नदी के पानी से बाहर निकलते ही वो देखती है कि वो दोनों इस दिशा में आ रहे हैं। ये देखकर यक्षिनी नागिन तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। फिर अचानक रत्न कुमार, रत्न कुमार। क्या हुआ मणिमाला? वो जहरीला सांप मेरे पैरों में काट दिया है। मेरा पैर बहुत जल रहा है। रत्न कुमार मणिमाला की पैर को देखते ही वो बहुत घबरा जाता है। उसने देखा कि एक जहरीला सांप मणिमाला को डसकर झाड़ी के पीछे चला गया। स्थल भाग का ये जहरीली सांप का इलाज मुझे पता नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मणिमाला, तुम डरना मत, मैं अभी इस जहर का इलाज ढूंढता हूँ। और ये सारी घटना एक टूनी चिड़िया पेड़ की शाखा पर बैठे देख रही थी। इस औरत को जहरीला सांप ने काट लिया है। अगर इसका इलाज अभी नहीं हुआ तो ये मर ही जाएगी। मैं जाके कुछ जड़ी बूटी के पत्ते उन्हें देता हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया उड़कर एक अनजान पेड़ के पत्ते लाकर मणिमाला के पैर के पास रख देती है। फिर कहती है, ये लो, जल्दी से ये जड़ी बूटी के पत्तों को अपने पत्नी के पैरों के घाव पर लगा दो। इससे उसके पैर से जहर उतर जाएगा। रत्न कुमार ने तुरंत जड़ी बूटी के पत्ते को उठाकर मणिमाला के पैर पर लगा दिया। साथ ही साथ मणिमाला के पैर से वो जहरीला विष उतर जाता है। धन्यवाद टूनी चिड़िया, तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं अब तक मर ही गई होती। तुम्हारा ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगी टूनी चिड़िया। अब हम चलते हैं दोस्त। ये कहकर मणिमाला और रत्न कुमार नदी की ओर बढ़ते हैं। फिर नदी के पानी में उतरकर जादुई मोती की मदद से अपने असली रूप में आकर पानी की गहराई में अपने अंडे के पास पहुंचते हैं। फिर देखते हैं कि वहाँ 2 अंडे के बदले है सिर्फ एक ही अंडे। अब मुझे कोई डर नहीं। वो दोनों पानी में लौट गए हैं
और मुझे ये अंडा चुराते हुए किसी ने नहीं देखा। अब मुझे जल्दी से अपने नए मिट्टी के घर की ओर लौटना चाहिए। तभी टूनी चिड़िया यक्षिनी नागिन को एक मायावी अंडे लेकर जाते हुए देख लेती है। नागिन के हाथ में वो किसका अंडा है? इतना चमत्कार और सुंदर अंडा पहले तो कभी नहीं देखा। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं नबीना, अर्जुन, अनूप, ईशानी, रागिनी, अब्दुल, सनिया, पूजा, प्रियंका, अमृत, लक्ष्मी, रेहान, आशा, फरीद। चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए रियोबर्ड्स हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।